नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए करंट अफेयर, जिसमें मई 2022 का अर्थव्यवस्था का करंट अफेयर देखेंगे। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम, जनरल एंटी अवॉर्डेंस रूल, गार। तो गार के बारे में देखेंगे। गार क्या है? गार भारत में एक कर परिवर्जन रोधी कानून है जो टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने और टैक्स लीक से बचने के लिए बनाया गया है। मतलब गार जो है वो इंडिया में है, ठीक है। एक कर परिवर्जन रोधी कानून है जो टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने और टैक्स लीक को बचाने के लिए बनाया गया है। गार नियमों का एक समूह है। गार क्या है? ग्रुप ऑफ रूल, नियमों का एक समूह है जो कर अधिकारियों को यह तय करने में मदद करता है कि क्या एक वाणिज्यिक इकाई ने सरकार को करों का भुगतान करने से बचने के लिए कोई अन्य इकाई या उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता किया है या नहीं। कुल मिला के ये जो रूल है जनरल एंटी अवॉर्डेंस रूल, इस रूल का एकमात्र उद्देश्य है कि कोई भी कंपनी या संस्थान कर चोरी न कर सके, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे गार 2017 में अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया? इंडिया में गार 2017 में अस्तित्व में आया, ठीक है। 2017 आयकर के प्रावधान गार के प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 10A में निहित है। मतलब आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 10A में गार के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। गार भारत में 2017 में अस्तित्व में आया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, चीन, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने गार के समान कर व बचाव रोधी कानून को लागू किया है, ठीक है। मतलब ये जो कानून है, ये जो गार है, जनरल एंटी अवॉर्डेंस रूल, सबसे पहली बात तो इंडिया में ये कब अस्तित्व में आया? तो ये 2017 में आया, ठीक है। इसका प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 10A में किया गया है, ठीक है। और इस तरीके का कानून, गार के समान ही कानून अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, चीन, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में है, ठीक है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद, NSAC। NSAC का गठन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा सरकार को सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों पर सलाह देना है, ठीक है। तो ये जो NSAC है, इसका गठन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है? उद्योग मंत्रालय के किस विभाग में? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसको क्यों बनाया गया है, यानी कि इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? इसको बनाने का उद्देश्य है एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना। इसको बनाने का उद्देश्य है सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों पर सलाह देने के लिए किया गया है। कुल मिला के यह एक सलाहकारी संस्थान है जो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर में वृद्धि करने के लिए स्टार्टअप के पोषण के लिए सलाहकारी संस्थान के रूप में कार्य करेगा। इसकी स्थापना उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत की गई है। इसकी संरचना की अगर बात की जाए
तो इसका NSAC का एक अध्यक्ष केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, वो इस संस्थान के अध्यक्ष होते हैं। इससे संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के नाम व्यक्ति जो सचिव पद से नीचे के न हो, सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। मतलब जो इस मंत्रालय से रिलेटेड, किस मंत्रालय से? उद्योग मंत्रालय से रिलेटेड जो संयुक्त सचिव के पद या उसके ऊपर के सचिव हैं, वो सब इसके सदस्य होंगे। ठीक है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव परिषद के संयोजक होते हैं। ठीक। हमने क्या देखा इसकी संरचना में कि अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। उसके बाद सदस्य कौन होता है? उस उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव के ऊपर के जितने भी सचिव हैं सब, और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव जो होते हैं वो परिषद के संयोजक होते हैं। साथ ही परिषद में कुछ गैर अधिकारी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। मतलब उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत स्थापित इस संस्थान राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद, नाम से ही स्पष्ट है कि स्टार्टअप के संदर्भ में ये सलाहकारी संस्थान है। ठीक है। इसका अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री होते हैं, और उसके बाद इसके सदस्य के रूप में उद्योग मंत्रालय से रिलेटेड जितने भी संयुक्त सचिव के पद से ऊपर के संयुक्त सचिव और उसके पद के ऊपर के जितने भी सचिव होते हैं सभी इसके सदस्य होते हैं। साथ ही उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के संयुक्त सचिव परिषद के संयोजक होते हैं। ठीक है। और कुछ गैर आधिकारिक सदस्य भी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। अब अगला हम देखते हैं। अगला है डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क, ONDC। ONGC नहीं, ONDC। तो ONDC डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय गुणवत्ता परिषद और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा शुरू की गई एक पहल है। मतलब ये कि ये जो है डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क, ये एक पहल है, पहली बात। ठीक है। और इस पहल को शुरू किसने किया है? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना। ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस मंच का उद्देश्य अवसर उत्पन्न करना, डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एवं छोटे व्यापारियों का समर्थन करना तथा उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करना। ठीक है। इस मंच का क्या क्या उद्देश्य है? इस मंच के जो उद्देश्य हैं क्या है? अवसर उत्पन्न करना, डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एवं छोटे व्यापारियों का समर्थन करना और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने में मदद करना। ठीक है। अगला पॉइंट है स्टैगफ्लेशन। इसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, फिर भी समझ लीजिए कि स्टैगफ्लेशन लगातार उच्च बेरोजगारी और उच्च मूल्य मुद्रास्फीति को चिन्हित किसी देश की एक आर्थिक स्थिति को संदर्भित करता है। मतलब स्टैगफ्लेशन से सिर्फ इतना समझिए कि किसी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां बेरोजगारी भी उच्च हो और मूल्य मुद्रास्फीति
मूल्य मुद्रास्फीति भी, यानी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी देश में जब बेरोजगार भी हों और उस देश में महंगाई भी चरम पे हो, तो उस स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बस इतना। और ये विचार जो है 1970 के दशक में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, अगला है डॉलराइजेशन। डॉलराइजेशन ये क्या है? अर्थव्यवस्था में डॉलरीकरण से तात्पर्य, डॉलराइजेशन को हिंदी में डॉलरीकरण कहते हैं, से तात्पर्य मुद्रा प्रतिस्थापन के एक रूप से है, जहां डॉलर का उपयोग किसी देश की स्थानीय मुद्रा के अतिरिक्त या उसके स्थान पर किया जाता है। ठीक है, मतलब डॉलराइजेशन का सीधा मतलब इतना है कि इसे कल्पना कीजिए कि इंडिया में लोग रुपए के स्थान पर डॉलर का प्रयोग करने लगे, यानी कि जैसे हम नॉर्मल कार्यों के लिए रुपए का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से अगर डॉलर का उपयोग करने लगे तो हम कहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर डॉलराइजेशन का प्रभाव पड़ रहा है। मतलब डॉलरीकरण या डॉलराइजेशन क्या है? मुद्रा प्रतिस्थापन से है, मतलब एक मुद्रा दूसरी मुद्रा को प्रतिस्थापित करते हैं, जहां डॉलर का उपयोग किसी देश की स्थानीय मुद्रा के अतिरिक्त या उसके स्थान पर किया जाता है। क्रिप्टो मुद्रा का मूल्य डॉलर प्रदान होता है, जिन्हें विदेशी निजी संस्थाओं के द्वारा भी जारी किया जा सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था का डॉलरीकरण हो सकता है। मतलब कहने का इतना मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी किसी देश की अर्थव्यवस्था का डॉलरीकरण हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि डॉलराइजेशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर डॉलराइजेशन किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर? यह देश की मौद्रिक नीति निर्धारण करने और देश की मौद्रिक प्रणाली को विनियमित करने की आरबीआई की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल कमजोर कर देगा। ये मौद्रिक नीति का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। यह धन के प्रवाह और विनियमन दर को विनियमित करने की आरबीआई की क्षमता को भी कमजोर कर सकता है। बिल्कुल, ये विनिमय दर, आरबीआई की विनिमय दर निर्धारण करने की जो क्षमता है उसको भी निर्धारित करने या नियमित करने की जो क्षमता है, निर्धारित नहीं, नियमित करने की जो क्षमता है उसको भी ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। क्रिप्टो मुद्राएं मौद्रिक प्रणाली के एक हिस्से के रूप में स्थापित होकर मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकती हैं। बेशक अभी हमने बताया कि वो मौद्रिक नीति को प्रभावित करेंगे। क्रिप्टो मुद्रा का इस्तेमाल आतंकी वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग, मादक पदार्थों की तस्करी के लिए होने के अलावा यह देश की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए भी एक बड़ा खतरा है। ठीक है, मतलब ये जो है क्रिप्टो करेंसी, इसका उपयोग आतंकी फंडिंग के लिए भी हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, धन शोधन के लिए हो सकती है, मादक पदार्थों की तस्करी के लिए हो सकती है। साथ ही साथ ये देश की जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसको भी अस्थिर करने की क्षमता रखती है। इसका बैंकिंग प्रणाली पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि क्रिप्टो मुद्राओं की आकर्षक संपत्ति होने के कारण लोग अपने धन को इन मुद्राओं में निवेश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकों के पास उधार देने के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है। बिल्कुल सही। जब भाई आपको क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ज़्यादा आकर्षक संपत्ति है, तो लोग बैंक में निवेश क्यों करेंगे? बैंक के पास पैसा ही नहीं रह जाएगा, बैंक कंगाल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एक महत्वपूर्ण डाटा है, जैसे जो है 2022 के केंद्रीय बजट में भारत में क्रिप्टो मुद्रा को आधिकारिक तौर पर वैधानिक अनुमति दिए बिना 30% क्रिप्टो कर लगाया गया है। मतलब वैधानिक रूप से अनुमति नहीं दी गई है कि आप क्रिप्टो करेंसी को वैध नहीं ठहराया गया है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स लगा दिया गया है। कब लगाया गया है? 2022 के केंद्रीय बजट में। अगला टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग, फूड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे विटामिन, खनिज को जोड़ने की प्रक्रिया है, ताकि भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके। मतलब फूड फोर्टिफिकेशन का सीधा और सिंपल सा अर्थ इतना है कि जब किसी भोजन में, ठीक है, भोजन जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि किसी में भी सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाया जाए जैसे विटामिन्स को और खनिज को, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भोजन होगी उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, जिससे पोषण की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, जिससे भूखमरी की समस्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिससे कम भोजन में अधिक लोगों का पेट भर सकता है और उनको पोषण युक्त भोजन मिल सकता है। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है राइस फोर्टिफिकेशन। ठीक है, यह क्या है, यह आयरन, फोलिक अम्ल और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को जोड़ने की एक क्रिया है। मतलब अगर पूछा जाए कि राइस फोर्टिफिकेशन में कौन कौन से पोषक तत्वों को जोड़ा गया है, तो आयरन जोड़ा गया है, फोलिक अम्ल जोड़ा गया है और विटामिन B12 जोड़ा गया है। अगला टॉपिक है हमारा AIM प्राइम। AIM प्राइम अटल इनोवेशन मिशन द्वारा AIM प्राइम कार्य को विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था। ठीक है, जिसे एक गैर लाभकारी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर वेंचर सेंटर द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मतलब ये कि जो AIM प्राइम है वो अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ये वेंचर सेंटर जो कि एक व्यवसाय इंक्यूबेटर है, प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर है जिसका नाम है वेंचर सेंटर, उसके द्वारा ये कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य एक मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए एक वर्ष के दौरान प्रारंभिक चरण में विज्ञान आधारित और गहन प्रौद्योगिकी अवधारणाओं को बाजार में लाने में मदद करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए एक वर्ष के दौरान प्रारंभिक चरण में विज्ञान आधारित और गहन प्रौद्योगिकी अवधारणाओं को बाजार में लाने में मदद करना है। तो इस तरीके से आज का ये समाप्त हुआ। आज हमने देखा पहला सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। दूसरा हमने देखा राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। तीसरा डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क। चौथा स्टैगफ्लेशन। पांचवा डॉलराइजेशन। छठा हमने देखा फूड फोर्टिफिकेशन और सातवां देखा AIM प्राइम। इस तरीके से मई 2022 की अर्थव्यवस्था का सेगमेंट पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए